सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट, उनके लिए वीडियो होने वाली है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट, और जिनके पास भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री मेजर जिसने भी अडॉप्ट कर रखा है, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है। आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप। हिस्ट्री ऑफ यूरोप जो कि आपका 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट को मिल रखा है 1870 से 1945। उसका यूनिट नंबर 4 यानी ये लास्ट यूनिट है। आपका सारा जो सिलेबस है वो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अगर ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, यूनिट 4 आज, ठीक है, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है हिस्ट्री ऑफ यूरोप का इस वीडियो के बाद, ठीक है। फिर लास्ट यूनिट है, तो आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप का यूनिट नंबर 4, ठीक है, जो कि आपकी लास्ट यूनिट है। तो आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, आपको उसके बारे में पढ़ना है। आपको जो यूनिट 4 है उसमें 3 टॉपिक दे रखे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड ही। तो आपको सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण पढ़ने हैं, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ने हैं। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जब खत्म हुआ, तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो नेशन बनाया गया था दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए। तो वैसे ही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो क्या बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र बनाया गया, ठीक है, जिसे हम यूएन कहते हैं, ठीक है, यूएनओ। तो संयुक्त राष्ट्र जो है, जो आज भी हम देखते हैं, तो यूएनओ जो है, तो यूएनओ बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वो भी आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। थर्ड टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, जब यूएनओ बनाया गया उसके बाद भी क्या हुआ, फिर भी युद्ध हुए, बट शीत युद्ध हुआ, कोई वॉर नहीं हुई वैसी। जैसे कि बंदूक बारूद वाली शांति हुई, विचारधारा वाली युद्ध हुई, पर युद्ध हुआ था इसके बाद भी। तो तो हमें पढ़ना है क्या इसके बाद, शीत युद्ध, ठीक है। तो तीनों चीज, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो यूएनओ आया, संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद पढ़ना है शीत युद्ध के बारे में थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये इसी के क्या थी, देन थी, विरासत थी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, और टेलीग्राम चैनल से आप ये नोट्स ले सकते हो बिल्कुल फ्री में, और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी टाइम टू टाइम मिल जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है, सेम ही वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी आ जाएगी। सेम नोट्स आपको अगर अभी भी पहले ही नोट्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। आप ज्वाइन होकर मेरे से मैसेज कर सकते हो, ठीक है, ग्रुप में, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, वहाँ पे ग्रुप में डाल रखा है सारा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 4, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर को हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारा यूनिट नंबर 4 में 3 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पढ़ते हैं और नागरिक प्रतिरोध पढ़ते हैं, ठीक है। तो परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर था, वो कब स्टार्ट हुआ था, वो 1939 से 1945 तक स्टार्ट हुआ था। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला था, फिर 18 से 39 तक का मैंने इससे पिछले वाली यूनिट में आपको पढ़ाया था। इस समय युद्ध नहीं हुआ था, तो बीच की स्थिति थी फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच की। तो फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, 1939 में, ठीक है, और कब तक चला, 1945 तक, ठीक है। तो इतिहास की सबसे विनाशकारी और परिवर्तनकारी घटनाओं में से एक रहा है क्या, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। यह युद्ध न केवल सैनिक बलों के बीच लड़ा गया था, बल्कि इसमें आम नागरिक भी जुटे हुए थे, और आर्थिक ढांचा और यूरोप का जो समाज है, उन सब पर इस युद्ध ने गहरा प्रभाव डाला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिक लड़ाई तो हुई थी, सेना ने तो लड़ी थी, साथ ही साथ जो आम जनता थी यूरोप की, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था, ठीक है, क्योंकि विचारधारा वाली भी कहीं ना कहीं लड़ाई बन गई थी, ठीक है। इस वजह से युद्ध ने वैश्विक राजनीति को बदला, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना को पुनर्गत दिशा की में निर्धारित किया। मतलब एक नई दिशा दी राजनीतिक में, आर्थिक में और सामाजिक में, पूरी दुनिया में, ठीक है, जिसका परिणाम स्वरूप आज कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार देखते हैं, जो हम आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं जितने भी, वो सब किसकी देन है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ही देन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद ही इसके परिणाम स्वरूप जो जो नतीजे निकले या जो जो परिणाम निकला, तो उसके तहत ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जैसे कि यूएनओ भी बनाया गया, जो कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, जो कि आज तक चल रही है, ठीक है, यूएनओ। तो ये सब देन किसकी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप जान गए, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, इंट्रोडक्शन तो आप जान गए, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो किसके बीच रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आपने जान लिया था कि अलाइड पावर के बीच में हो रहा था और सेंट्रल पावर के बीच में हो रहा था, यानी ध्रुव राष्ट्र के बीच में हो रहा था और मित्र राष्ट्र के बीच में हो रहा था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच में हो रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ, तो ये 2 अलायंसेस थे इसमें भी, ठीक है। एक को कहा जाता है एक्सिस पावर, दूसरे को कहा जाता है अलाइड पावर, ठीक है। एक्सिस पावर में कौन थे, जर्मनी था, जापान था और इटली था, ठीक है। अगेंस्ट में अलाइड पावर थी, अलाइड पावर में कौन था, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका था, फ्रांस था, ब्रिटेन था और यूएसएसआर था। यूएसएसआर क्या था, यूएसएसआर था ये यूरोप, ठीक है।
तो देख सकते हो अलाइड में था यूएसएसआर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस, और एक्सिस में था जर्मनी जिसमें नाजी पार्टी थी, ठीक है, और जापान था और इटली थी, ठीक है, ये तीनों थी। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों अलायंस के बीच में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या था, क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, क्या इसके पीछे का कारण था। तो ये आप व्यक्ति देख रहे हो पोस्टर में, ये है हिटलर। यही क्या कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का कारण, आप हिटलर को ही कह सकते हो, क्योंकि जर्मनी, जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जो दो पावर थी, अलाइड पावर यानी ध्रुव राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र को क्या करा था, मित्र राष्ट्रों ने ध्रुव राष्ट्र को हरा दिया था, ठीक है, यानी जर्मनी जिसमें थी, जर्मनी का दोस्त ऑस्ट्रिया था, और जिसमें अ, तुर्की था। तो ये वाले जो खेमा था जिसे मैंने गति बताया था, तो गति खेमा हार गया था फरेब खेमे से, ठीक है। तो गति हार गई थी, तो इसमें जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ और तुर्की के साथ एक एक संधि की थी जीतने वाले खेमे ने, यानी मित्र राष्ट्र ने। तो उसमें से जो पहली संधि हुई थी 1919 में, युद्ध खत्म होने के अगले साल ही, जो कि वर्साई की संधि थी। तो वर्साई की संधि में जर्मनी का अपमान किया गया था, जिसको जर्मनी का अपमानजनक संधि भी कहा जाता है वर्साई की संधि में। उसमें जर्मनी पे इतने ज़्यादा जुर्माना लगाया गया था। पहली बात तो पूरे युद्ध का कारण ही जर्मनी को बता दिया गया था, कहा था तुम ही दोषी हो इस युद्ध के। तो युद्ध का दोषी जर्मनी को बताया गया था। 6.6 बिलियन क्या करा गया था, पाउंड इन पे जुर्माना लगाया गया था। इनको सेना रखने की भी अनुमति नहीं दी गई थी, 1 लाख से ज़्यादा सेना रखने की। इनसे जिनके जितने भी उपनिवेश थे वो भी इनसे छीन लिए गए थे। तो इतना अपमान किया गया था जर्मनी का कि वहाँ पे जो हिटलर था और हिटलर की जो विचारधारा वाले जो लोग थे, उन्होंने एक नाजी पार्टी का जन्म हुआ हिटलर के द्वारा। और जर्मनी में जब हिटलर आया, तो हिटलर ने वर्साई की संधि के जितने भी प्रस्ताव थे उसको मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया, उसको तोड़ते गया। और जितने भी वो संधि में वो लिख रखा था, जो भी साइन हो रखी थी कॉन्ट्रैक्ट, उन सबका उल्लंघन करते हुए हिटलर ने क्या करा था, पूरी तबाही मचा दी थी यूरोप में, पूरा कत्लेआम कर दिया था। पूरा जितने भी यहूदियों थे उनको भी क्या करा था, चुन चुन के मारना स्टार्ट कर दिया था। तो एक विचारधारा वाली लड़ाई भी बन गई थी, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण जो है वो इसलिए कह सकते हो कि हिटलर ही था, ठीक है, तो ये व्यक्ति ही था, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी कारण है उसको हम बांट के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक कारण क्या थे, ठीक है। तो राजनीतिक कारण ये था कि राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी यहाँ पे यूरोप में। कैसे बनी हुई थी, वर्साई की संधि के कारण बनी हुई थी, क्योंकि वर्साई की संधि सभी जो खेमे थे, जीतने वाले खेमे और हारने वाले खेमे, उन दोनों के बीच हुई थी। और मैंने बताया उसमें कि एक खेमे का इतना अपमान किया गया था, तो वो राजनीतिक अपमान था, ठीक है। तो इसलिए ये राजनीतिक अस्थिरता इससे बनी है कि वर्साई की संधि इसका पहला कारण था, ठीक है। सबसे पहला कारण ये लिखोगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि ने जर्मनी को और अन्य देश पर कठोर शर्तें थोप दी, क्योंकि जीतने वाला खेमा यानी मित्र राष्ट्र ने हारने वाले खेमे यानी ध्रुव राष्ट्र से क्या करा, एक एक करके संधि की सबसे, ठीक है। हर संधि का नाम अलग था, जो हर कंट्री के साथ की थी हारने वाले खेमे से। जर्मनी के साथ जो संधि थी उसका नाम था वर्साई की संधि, ठीक है। तो इतना अपमान किया गया जिससे आर्थिक संकट आ गई जर्मनी में, राजनीतिक असंतोष बढ़ गया, और यह असंतोष ने जर्मनी में एक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और राष्ट्रवाद का जो प्रमुख जन्म दिया वो था हिटलर, और चरमपंथ के उदय का कारण बना, नाजीवाद के उदय का कारण बना वर्साई की संधि। तो पहला कारण क्या था, राजनीतिक कारण था। राजनीतिक में कौन सा कारण था, वर्साई की संधि, ठीक है, हिटलर का उदय। दूसरा कारण क्या था, आर्थिक मंदी, आर्थिक कारण भी था, ठीक है। तो आर्थिक कारण ये था द्वितीय विश्व युद्ध का कि पूरे यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच की जो स्थिति थी उसको नज़रअंदाज करते हुए पूरे यूरोप में या पूरे दुनिया में कह सकते हो आर्थिक मंदी छा गई थी, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में जब मैंने पढ़ाया था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें जो अमेरिका थी उसकी जो स्टॉक मार्केट था जो उसका, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, गिर गया था, जिससे पूरी दुनिया में क्या हो गई थी, आर्थिक मंदी आ गई थी, ठीक है। तो 1929 की महामंदी मैंने आपको पढ़ा रखी है पिछले वीडियो में, तो वो महामंदी कारण बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आर्थिक कारण। तो महामंदी ने क्या करा, वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी पैदा कर दी। अब जब मार्केट गिरेगा तो बेरोजगारी आएगी, गरीबी आएगी, सामाजिक असमानता बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अमीर के पास तो पैसा है पर गरीब के पास पैसा नहीं, खाने को नहीं, तो असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आर्थिक संकट ने आम जनता को निराश कर दिया, क्योंकि उनके पास ना खाना था ना नौकरी थी। असुरक्षा की भावना भी पैदा हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में भी युद्ध की स्थिति हर जगह देखने को मिल रही थी यूरोप में, जिससे चरमपंथी विचारधारा भी लोकप्रिय हो रही थी। यानी जब जर्मनी था, इटली था, उसमें नाजीवाद, फांसीवाद की विचारधाराएं, राष्ट्रवादी विचारधाराएं भी
उत्पन्न हो रही थी, जिससे जनता को खतरा भी महसूस हो रहा था। ठीक है, तो ये आर्थिक कारण थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तीसरा कारण था कि उपनिवेशवाद और विस्तारवादी नीति। उपनिवेशवाद और विस्तारवादी नीति ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी कारण बना था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी कारण यही बना था। ठीक है, पूरे यूरोप के कंट्रीज, जो फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब क्या कर रहे थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी अपने अपने उपनिवेश बना रहे थे। यानी एक एक कंट्री को पूरी दुनिया में कैप्चर कर रहे थे, उपनिवेश बना रहे थे, अपना गुलाम बना रहे थे और वहां पे अपनी कंपनी बैठा रहे थे। और उनका जो दोहन है कर रहे थे, किस चीज का, उनके संसाधनों का दोहन कर रहे थे। ठीक है, उनकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का काम कर रहे थे। तो भू राजनीतिक महत्वाकांक्षा, क्योंकि उस समय फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, ये सब चाहते थे कि मेरे जितने ज़्यादा मेरे उपनिवेश बनेंगे, मेरे जितने ज़्यादा कॉलोनियंस होंगे, तो क्या होगा, इससे मेरा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यही होड़ लगी हुई थी किस चीज़ की, उपनिवेशवाद की, कि ये सब देश जो भी यूरोप के कंट्रीज थे वो पूरी दुनिया में, अफ्रीका में, स्पैम्बल ऑफ अफ्रीका भी आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है, जिसमें अमेरिका को लूटने के लिए इतने सारे यूरोप की कंट्रीज ने होड़ मचा दी थी कि, और लूट भी लिया था कि ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, ये मेरा हिस्सा, बहुत सारे बांटो, मतलब हिस्सों में जो अफ्रीका है वो बट गया था। ठीक है, अमेरिका को भी और भारत पे भी, जैसे कि ब्रिटेनों ने ब्रिटिशों ने अपना उपनिवेश बना रखा था भारत को भी, तो हर एक दुनिया की कंट्रीज को क्या कर रखा था, इन लोगों ने उपनिवेश बना रखा था। तो होड़ लग रही थी कि जिसके जितने उपनिवेशवाद होंगे उसकी ताकत दुनिया में उतनी होगी दिखाने की। तो इसलिए सब कह रहे थे कि मैं ज्यादा बनाऊंगा, मैं ज्यादा बनाऊंगा। तो विस्तारवादी नीति हो गई। अब एक अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और पे राज करने जाओगी तो वो विस्तारवादी हो जाएगी ना, अपना क्षेत्र को बड़ा करना। तो इसी को उपनिवेशवाद और विस्तारवादी नीति कहते हैं। ठीक है ना, तो विभिन्न देशों की उपनिवेशवादी सोच ने सीमाओं में विस्तार की चाह का संघर्ष माहौल तैयार किया। अब जब यूरोप की सारी कंट्रीज, इटली, प्रमुख कंट्री इटली, जर्मनी, जापान, इन सब ने क्या करा, इन सब ने, इन लोगों में होड़ मच गई कि हमें ज्यादा उपनिवेश बनाने, हमें ज्यादा उपनिवेश बनाने। अब जब ये लोग उपनिवेश बनाने जाएंगे और जानेगा कि मेरा पड़ोसी भी उपनिवेश बनाने जा रहा है, ठीक है, अब एक ही चीज है, उसको आप और आपका पड़ोसी दोनों लेना चाहे तो फिर दोनों में लड़ाई तो होगी ना। तो फिर यही कारण बना संघर्ष का। ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो चौथा कारण क्या था, आंतरिक चरमपंथ और नस्लीय विचारधाराएं। ये भी मुख्य कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। आंतरिक चरमपंथ पे पहुंच रहा था और नस्लीय विचारधाराएं। नस्लीय विचारधाराएं क्या होती है, जो एक ही तरह की विचारधारा मानने वाले लोग होते हैं, लाइक जैसे कि हिंदू हिंदू को माने, मुस्लिम मुस्लिम को माने, जैसे कि नाजी नाजी, मतलब कोई एक ऐसी नस्ल के लोग, एक ऐसा नस्ल के लोग जो होते हैं वो अपनी विचारधारा को ही ज्यादा प्रमुख मानते हैं, उसको कहते हैं नस्लीय विचारधारा। तो जो नाजी था और जो इटली में फांसीवाद थी, ये दोनों अपनी नस्लीय विचारधाराओं को क्या कर रहे थे, बहुत बढ़ा रहे थे, अपनी चरम सीमा पे ले जा रहे थे। ठीक है, तो आंतरिक चरमपंथ हो रहा था, मतलब राष्ट्रवाद की भावना, एक ऐसा राष्ट्रवाद, एक राष्ट्रवाद जैसे भारत में हुआ था वो अच्छा था आजादी के लिए, बट ये लोग उग्र राष्ट्रवाद पैदा कर रहे थे कि मतलब हम ही और दूसरे नहीं, मतलब कोई चरमपंथ का उद्देश्य था। ठीक है ना, आर्थिक और राजनीतिक संकट ने चरमपंथी नेताओं को सत्ता में आने का मार्ग प्रस्तुत किया। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक संकट जर्मनी में फैल रखा था। ठीक है, पूरे यूरोप में फैल रखा था। बेसिकली ये बात हो रही है इटली और जर्मनी की। ठीक है, क्योंकि वहां पे फांसीवाद और नाजीवाद आया, तो यहाँ पे आर्थिक संकट था। ठीक है, क्योंकि आर्थिक संकट ने क्या करा, जर्मनी और इटली में चरमपंथी नेताओं को सत्ता में आने का मौका दिया। अब जब आर्थिक संकट बना रहेगा किसी देश में, तो वहाँ की जनता क्या करेगी, जब उसको खाने को मिलेगा ही नहीं, तो वो जो उसको सपोर्ट करेगा, मतलब एक विचारधारा को लेके चलेगा, कहेगा कि हाँ, इस विचारधारा को लेके चलो, हम तुम्हें तुम्हारी सारी मांगे पूरी करेंगे। तो फिर वो उस विचारधारा पे वो क्या करेंगे, लोग भरोसा करने लगेंगे, क्योंकि उनके पास ना खाने को है ना नौकरी है। तो जब किसी के पास खाने और नौकरी का चीज नहीं रहती, तो फिर वो क्या करता है, एक विचारधारा के पीछे भागने लगता है किसी भी। ठीक है ना, तो जैसे कि धार्मिक विचारधारा भी यही होती है। ठीक है, जो लड़ाई होती है, तो इसमें नस्लीय श्रेष्ठता और सैन्य शक्ति के प्रचार ने आंतरिक विभाजन और आक्रामक विदेश नीतियों को बढ़ावा दिया। इससे क्या हुआ, नस्लीय श्रेष्ठता बढ़ी। अब अपने ही जैसे जैसे लोगों को, मतलब नस्लीय लोगों को, जो हमारे जैसे ही थे, तो उनको क्या करने लगा, सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। और जो दूसरे नस्ल के थे, जैसे कि नाजी थे, तो नाजी नाजी को सपोर्ट करते, कह रहे थे कि हम राष्ट्रवाद करेंगे, नाजी, हम अपना नाजी पार्टी बनाएंगे, हम अपना नाजी कंट्री बनाएंगे। ठीक है ना, और जितने भी यहूदी या अदर लोग थे, तो उनको क्या कर रहे थे, या कह रहे थे अलग अलग नस्ल के लोग हैं, इनको मारो। तो इनको खदेड़ खदेड़ के लोग मार रहे थे। सैन्य शक्ति का प्रचार हुआ, क्योंकि सेना ने भी, जो जर्मनी की सेना थी, इटली की सेना थी, उन्होंने भी इस चीज को सपोर्ट किया। और आंतरिक विभाजन देखने को मिला। एक ही कंट्री में नस्लीय तौर पे विभाजन देखने को मिल रहा था कि दो नस्ल के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और आक्रामक विदेश नीतियां को बढ़ावा मिला। और इटली और जर्मनी ने क्या करा, विदेश में भी जा जाके ये नस्लीवाद को बढ़ावा दिया। जैसे कि जर्मनी से तो खदेड़ भगा रहा यहूदियों को, अदर कंट्री को भी जीत जीत के वहां से भी खदेड़ खदेड़ के भगा रहे थे। ठीक है ना, तो आज सिर्फ क्या है, इजराइल में ही क्या है, ओनली यहूदियां बचे हैं। ठीक है ना, तो ये किसकी देन है, ये हिटलर की देन है। ठीक है ना, तो अब जानते हैं हम
युद्ध के दौरान प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई थी। अभी हमने जान लिया कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थे उसके कारण क्या थे, क्यों सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो अब हम क्या जानेंगे कि हमने कारण जान लिया, अब हम जानेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे कौन कौन सी इवेंट्स हो रहे थे, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी जो हमें जानना जरूरी है, जो प्रमुख है, जो पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो पहला है सैन्य संघर्ष और रणनीति। पूरे यूरोप में क्या हो रहा था, युद्ध के दौरान सैन्य संघर्ष हो रहा था और रणनीतियां बनाई जा रही थी एक दूसरे की कंट्री को जीतने के लिए, ठीक है। सैन्य संघर्ष, युद्ध के मैदान में लड़ाइयां हो रही थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में भीषण लड़ाइयां हुई, भीषण लड़ाइयां एक दूसरे से। जर्मनी की तेजी से बढ़ती सेना ने क्या करा, पॉलिश और सोवियत तोपें हमला कर दिया। बाद में मित्र देशों द्वारा संयुक्त प्रयास ने युद्ध के स्वरूप को भी प्रभावित किया, क्योंकि जो इटली है था और जर्मनी के जो हिटलर था, ये क्या कर रहा था, अपना विस्तार कर रहा था, कह रहा था मैं पूरा जीत लूंगा। और मतलब एक मतलब इतना वो हो गया था, कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ये बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, हरा हरा के आगे को। इतना इसमें मतलब राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई थी हिटलर में, हिटलरों ने इतना का खून किया था, इतना का खून किया था, आगे बढ़ते गया। तो पूरी यूरोप में क्या हुई, लड़ाई की ही माहौल बन गई थी, ठीक है ना। तकनीकी और सैन्य नवाचार भी देखने को मिला, नए हथियार और नए तकनीकों का विकास हुआ, क्योंकि इस समय, इससे पहले मैंने बताया ना, क्योंकि औद्योगिकरण आ चुका था, औद्योगिकरण जब आ चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, तो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई विचारधाराएं और नई नई मतलब मशीनें आ चुकी थी। तो जो हथियार थे उसमें भी नए नवाचार को जोड़ा गया था, जैसे कि इस युद्ध में पहली बार बड़े बड़े टैंक यूज हुए थे, लड़ाकू विमान हुए थे, रॉकेट तकनीक, परमाणु बम जैसी नई तकनीक जो फर्स्ट टाइम इस युद्ध में उपयोग हुई थी। तो ये नई टेक्नोलॉजी वाले हथियार इस युद्ध में तीव्रता से विनाश को बढ़ावा दिया इन हथियारों ने, ठीक है, तकनीकी और सैन्य नवाचारों ने। तीसरा, नागरिक प्रतिरोध की भूमिका। नागरिक प्रतिरोध की कैसे भूमिका, युद्ध के खिलाफ पहले तो हम देखते थे कि कोई भी लड़ाई होती थी तो सेना सेना लड़ती थी, एक देश की सेना दूसरे देश से जिससे भी लड़ाई हो रही हो, पर ये पहली लड़ाई थी जिसमें जनता भी भिड़ गई थी लड़ाई में। युद्ध इतना भयानक हो गया था देखते देखते कि आम नागरिकों ने भी विरोध आंदोलन करना, संघर्ष के दौरान गुप्त नेटवर्क बनाए लोगों ने सांस्कृतिक माध्यमों से, इन सब में मतलब शांति की भी मांग की, ठीक है। तो इस युद्ध में किसका भागीदारी देखने को मिला, जनता भी अपनी भागीदारी दिखा रही थी। गुप्त संचालन देखने को मिला, कई देशों में नागरिकों ने जासूसी करना स्टार्ट करा, सूचना का आदान प्रदान करना स्टार्ट करा, गुप्त अभियानों के माध्यम से शत्रु योजना में बाधा डाली। तो इस युद्ध में जो जनता थी वो कहीं ना कहीं युद्ध में इन्वॉल्व, मतलब युद्ध को शांत करने का भी काम कर रही थी, मतलब ये युद्ध में ही तो इन्वॉल्व थी, युद्ध शांत करवा रही थी और साथ में युद्ध में भागीदारी भी दे रही थी, मतलब जासूस वगैरह बन के, ठीक है। तो दोनों तरह के लोग देखने को मिले थे, मतलब जनता की भागीदारी पूरी तरह से थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में। अब हमने जान लिए सारे इवेंट्स भी जान लिए हमने, मतलब सारे हमने घटनाक्रम भी जान लिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के। अब हम जानेंगे युद्ध के दीर्घकालिक परिणाम, सेकंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम क्या हुआ था, अब इसको जानते हैं हम। हमने कारण जान लिए, हमने इवेंट्स जान लिए, अब हम जानेंगे परिणाम, ठीक है। तो युद्ध के परिणाम क्या थे, ठीक है। तो परिणाम को जानते हैं। तो पहला क्या हुआ कि मानवीय और आर्थिक हानि हुई। अब कोई भी युद्ध होता है तो मानवीय हानि जरूर होती है। मानवीय हानि क्या होती है, यानी लाखों जो लोग हैं वो मरते हैं युद्ध में, ठीक है, चाहे कोई भी युद्ध हो। और आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि युद्ध जो होता है उसमें पैसे लगते हैं, हथियारों में लगते हैं, लोगों को कैंप लगा के रहना पड़ता है, उन सैनिकों को खाने का देना पड़ता है, जाने का आने का, मतलब बहुत खर्चे होते हैं, आर्थिक हानि भी बहुत होती है और मानवीय हानि भी बहुत होती है, क्योंकि बहुत लोग मरते हैं। तो पहला परिणाम तो ये हुआ कि मानवीय हानि हुई और आर्थिक हानि हुई, ठीक है। तो लाखों की जनहानि हुई। युद्धों में क्या हुआ, सैनिक और नागरिकों की जनहानि अत्यधिक हुई, जिससे परिवार और उनका समाज बहुत ज्यादा टूट गया, ठीक है, क्योंकि कई परिवारों के लोग मर गए, क्योंकि युद्ध में जितने लोग थे वो मर गए, तो उनके बच्चे बीवी वो सब क्या हो गए, समाज में अस्थिरता हो गई, ठीक है, परिवार टूट गया और भौतिक विनाश भी हुआ। जैसे कि शहर, गांव और औद्योगिक केंद्र में बमबारी हुई, क्योंकि इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी जिसमें परमाणु बम सबका भी उपयोग किया गया था, तोपों का उपयोग किया गया था। तो कई शहरें उजड़ गए थे, कई गांव उजड़ गए थे, कई ऐसे शहर थे, औद्योगिक केंद्र थे जिस पे अटैक किया लोगों ने, बमबारी की, और वो शहरी क्या हुआ, तबाह हो गया, जिससे पुनर्निर्माण के लिए दशकों का समय लगा। मीन्स 10 साल 20 साल लगा क्या करने में, उस जो एरिया है उसको रिकोनाइज करने के लिए, ठीक है ना। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही क्या करा था, जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिराए गए थे, और आज तक हमें वहां का वो परमाणु बम की जो एक झलक है वो देखने को मिलती है कि वहां के जो लोग हैं आज भी बीमारी वाले पैदा होते हैं, क्योंकि परमाणु बम इतना घातक बम था। आज भी जो जापान है, वहाँ के हिरोशिमा और नागासाकी में जो लोग हैं, वहाँ के लोगों को कुछ बीमारी, कुछ मतलब स्किन डिजीज, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जो कि आज भी उभर नहीं पाए हैं उससे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे शहर थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत तबाही की थी दुनिया में, ठीक है। राजनीतिक पुनर्गठन हुआ था, मीन्स वैश्विक शांति संतुलन में बदलाव आया। कैसे,
युद्ध के पश्चात बाद में अमेरिका और सोवियत संघ ने वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरे। अब क्योंकि ये खेमा जो है, जो ये अलाइड पावर्स थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जीत लिया था ये युद्ध, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा के जापान पे। तो अमेरिका और सोवियत संघ जो है इस समय सबसे बड़ी विचारधारा वाले लोग उभरे थे। अब इन्होंने तो युद्ध हरा दिया सेकंड वर्ल्ड वॉर में, तो बस यही दोनों महाशक्तियां के रूप में थी, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसने पूरी दुनिया को दो ध्रुवों में विभाजित कर दिया था। अब पहले तो यही दोनों मिलके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं, और बाद में यही दोनों बचते हैं ना जब महाशक्तियां, तो बाद में यही दोनों आपस में फिर लड़ जाते हैं विचारधाराओं में, जिसे शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है ना, बाद में। तो शीत युद्ध की उत्पत्ति इसी से होती है, पूंजीवाद और साम्यवाद। अब जो अमेरिका महाशक्ति बसती है वो पूंजीवाद को सपोर्ट करती है, जो साम्यवाद रहता है वो यूएसएसआर का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच फिर मतभेद आ जाता है, और शीत युद्ध की नींव रखते हैं कौन, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम क्या होता है, इसी का परिणाम होता है शीत युद्ध बाद में जो होता है, ठीक है। तो शीत युद्ध के कारण विश्व राजनीति में बड़े लंबे समय तक तनाव बना रहता है दो गुटों के लोगों में। एक पूंजीवादी विचारधारा के लोग हो जाते हैं जो कैपिटलिज्म के लोग होते हैं, दूसरे साम्यवादी होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में भिड़े रहते हैं। तो इसी का परिणाम होता है कि संयुक्त राष्ट्र का भी गठन होता है, यूएनओ का। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी विश्व में शांति बनाए रखने के लिए। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो मतलब युद्ध खत्म हुआ तो यूएनओ को, मतलब संयुक्त राष्ट्र को गठन किया गया, जो आज तक चल रहा है, आज भी संयुक्त राष्ट्र चलता है, ठीक है ना, भारत भी उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो शांति और सहयोग का नया मंच प्रदान करा किसने, सेकंड वर्ल्ड वॉर ने। युद्ध के विनाश को सबक लेते हुए 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय जितने भी विवाद है, जितने भी युद्ध है, जितने भी विवाद है ना, तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से मतलब सुलझा दिया जाए, जिससे ना तो किसी मानवाधिकार का उल्लंघन हो, लोगों को संरक्षण मिले और युद्ध की स्थिति दोबारा ना बने। तो युद्ध पूरी दुनिया में दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय जो संघ है, राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसको बनाया गया, ठीक है, कि विश्व में दोबारा ऐसी भयंकर लड़ाई ना हो। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे, निष्कर्ष में लिखोगे कि द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसी आपदा थी जिसने क्या करा, मानव सभ्यता के ढांचे को पुनः आकार देने का काम किया, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर आपदा थी जिसने पूरी सभ्यता को खत्म करके एक नया आकार दिया। युद्ध के कारण राजनीतिक अस्थिरता भी आई पूरी दुनिया में, आर्थिक मंदी भी आई और उपनिवेशवाद भी देखने को मिला, ठीक है। ये सब हमें चरमपंथ मतलब राष्ट्रवाद, एक उग्रवाद के रूप में देखने को मिला, ठीक है। ये सब हमें सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देखने को मिला, जिन्होंने मिलकर क्या करा, एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जिसने युद्ध की स्थिति को जन्म दे दिया, ठीक है, इन सब कारणों ने। तो युद्ध के दौरान सैन्य संघर्ष हुए, तकनीकी नवाचार ने युद्ध में अपनी भूमिका निभाई, नागरिक प्रतिरोध ने, नागरिकों की भूमिका ने भी इसमें अपना योगदान दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम अंकित किया, ठीक है। तो युद्ध के बाद की घटनाएं हुई, युद्ध का परिणाम ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। शीत युद्ध भी इसकी ही एक देन है, ठीक है। वैश्विक राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नए मापदंड मिले सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। तो शांति सहयोग समझौता के मार्ग पर चलना किस हद तक महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में एक विनाशकारी घटना जिससे बचा जा सके, तो ये हमें समझ मिलती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से और सेकंड वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर का निष्कर्ष था, ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। अब चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, सेकंड टॉपिक है हमारा की नागरिक प्रतिरोध की भूमिका, ठीक है। तो नागरिक प्रतिरोध ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद में बहुत सारे योगदान दिए, जिसने युद्ध की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में मदद की। इसके प्रमुख पहलू में शामिल है युद्ध के खिलाफ जनमत का सशक्तिकरण। क्या हुआ, आम जनता ने युद्ध की भयानकता को देखते हुए, मानवीय शक्ति को देखते हुए विरोध करना स्टार्ट किया कि युद्ध को रोको, युद्ध को रोको, क्योंकि बहुत लोग मर गए थे, मानव हानि हो रही थी, आर्थिक हानि हो रही थी। तो सामूहिक प्रदर्शन लोगों ने करना स्टार्ट किया, पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों ने इस युद्ध को रोकने के माध्यम किया। जितने भी बुद्धिजीवी लेखक थे उन्होंने अपनी पुस्तकें, अपनी लेखकों के माध्यम से युद्ध को रोकने और शांति बनाने के लिए नए नए उपन्यास लिखे, नॉवेल्स लिखे और मांग की और न्याय की मांग की, ठीक है। गुप्त नेटवर्क और जानकारी का आदान प्रदान किया गया। नागरिकों ने गुप्त तौर पर प्रतिरोध को संगठन का निर्माण किया, जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण सामरिक जानकारी जो है वो जासूस के माध्यम से खुद जनता ही क्या कर रही थी, दे रही थी और शत्रु योजना को विफल करने में लगी हुई थी। मतलब जनता का पूरा इन्वॉल्व था सेकंड वर्ल्ड वॉर में। सांस्कृतिक और मानसिक समर्थन देखने को मिल रहा था। कला, साहित्य, संगीत, नाटकों के जरिए केवल युद्ध के खिलाफ चेतना जागृत नहीं की जा रही थी, बल्कि मनोबल भी बढ़ाया जा रहा था। मतलब कुछ कला, सांस्कृतिक नाटक कुछ तो ये काम कर रही थी कि युद्ध को रोका जाए, युद्ध शांति बनाया जाए। तो ऐसी ऐसी चीज लिखी जा रही थी कला के माध्यम से, मतलब पुस्तक के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संगीत में युद्ध को रोकने की बात की जा रही थी, नाटकों में युद्ध की बातें रोकने की की जा रही थी। पर कहीं कहीं कला, साहित्य, संगीत युद्ध को और बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। मतलब दोनों पक्ष देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये कला, साहित्य, संगीत बहुत उभरा था। ये युद्ध को रोकने के पक्ष में भी था और युद्ध को बढ़ाने के पक्ष में भी था। तो अपनी अपनी विचारधारा के लोग अपनी अपनी विचारधाराओं से इन सब चीजों को उपयोग कर रहे थे, ठीक है।
स्थानीय स्तर पर भी सहयोग देखने को मिल रहा था। छोटे छोटे समुदाय में नागरिक ने एक दूसरे की सहायता के लिए सामूहिक प्रयास किए, चाहे खाद्य आपूर्ति हो, चाहे चिकित्सा सहायता हो। इन सबसे सुरक्षित संरक्षण की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सहयोग और प्रतिरोध की जड़ें को मजबूत कर रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार नागरिक प्रतिरोध ने केवल युद्ध के प्रत्यक्ष प्रभाव को चुनौती नहीं दी, बल्कि आगे चलकर शांति, न्याय और मानव अधिकार के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आई होप आपको ये फर्स्ट जो आपका फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर था वो आपका होता है यहाँ पे खत्म। अभी होता है सेकंड चैप्टर आपका शुरू, यूनिट नंबर 4 का, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक दे रखे हैं। तो सेकंड टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा, हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर को पूरा खत्म कर दिया। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की घटना। ठीक है, जो कि आपका सेकंड टॉपिक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाएं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ वो आपका सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो यूएनओ का गठन हुआ और शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई, तो उसको जानते हैं एक करके। ठीक है, तो पहला चीज कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का गठन हुआ। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की विनाश के बाद दुनिया में एक शांति और सहयोग का मंच स्थापित करने की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई। बहुत लोग मर गए, बहुत लड़ाई हो रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसको रोकना चाहिए, इसके लिए कोई होना चाहिए जो इसको रोके। तो एक ऐसी संस्था की लोगों को जरूरत महसूस हुई जो दुनिया में लड़ाइयों को रोके। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या हुआ, शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, यूएनओ की स्थापना की गई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, ठीक है, अस्तित्व में आया कब, 24 अक्टूबर 1945 के बाद। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसमें कौन, वर्तमान में इसमें 193 देश है जिसमें भारत भी है। ठीक है, तो वर्तमान में इसके जो सचिव है वो एंटोनियो गुटरेस है ये। ठीक है, प्रमुख अंग इसमें ये सारे हैं, आप पढ़ सकते हो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिखने के लिए, बट आप देख सकते हो। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या हुआ, शांति स्थापना की दिशा में एक पहला कदम था। द्वितीय विश्व युद्ध के तबाह होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को तबाह करने के बाद अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने यह महसूस किया कि भविष्य में ऐसे विनाशकारी संघर्षों को रोकने के लिए एक वैश्विक संस्था की आवश्यकता है। तो इसी उद्देश्य से 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। ठीक है, पूरे कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ सहयोग करके ये बनाया। ठीक है, तो सदस्य देशों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ा। इससे यूएनओ ने क्या करा, सदस्य देशों के बीच खुला संवाद, विवाद समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया जहां पे आप अपने मुद्दों को रखो। इसके मुख्य उद्देश्य था कि विभिन्न देशों के बीच मतभेद जो है ना उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा दिया जाए, कि युद्ध की स्थिति ना बने। बस अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई मुद्दा है, तो उसको यूएनओ में उठाओ और वहां पे शांति से हल करवा दो, युद्ध ना होए दुनिया में। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव अधिकार और आर्थिक विकास और न्याय की स्थापना भी करना संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार के संरक्षण की बात की, आर्थिक विकास की बात की, सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी अपना पहल रखा महत्वपूर्ण। इसने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौते को और कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विश्व भर में विकास और सहयोग के मापदंड को स्थापित किया। ठीक है, शांति अभियान और मानवीय सहायता की भी बात करता है यूएनओ। यूएनओ ने विश्व भर में शांति अभियानों को क्या करा, बढ़ावा दिया। संकटग्रस्त जो क्षेत्र है, मानवीय सहायता उसको देने का वादा किया। विकास परियोजनाओं के माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को क्या करा जाए, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान हो, कि युद्ध की स्थिति ना बने, इसका कोई दुष्प्रभाव ना हो, इसको कम किया जाए। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन विश्व के लिए एक नया अध्याय लेकर आया, जिसने देशों के बीच क्या करा, सहयोग, बातचीत, इन सबको बढ़ावा देने का काम किया। ठीक है, तो हमने जान लिया यूएनओ क्या था। अब हम जानते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का परिणाम स्वरूप ही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो पूरी दुनिया में दो ही शक्ति बची, अमेरिका और यूएसएसआर। अब जो अमेरिका और यूएसएसआर एक ही टीम में रह के दूसरी टीम को हरा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, अब खुद ही एक दूसरे से भिड़ गए ये लोग विचारधाराओं के माध्यम से, क्योंकि पूरी दुनिया दो विचारधाराओं में कह सकते हो बट गई थी, पूंजीवाद और साम्यवाद में। तो पूंजीवाद के सपोर्टर थे अमेरिका, साम्यवाद का सपोर्टर था यूएसएसआर, रूस। ठीक है, चलिए परिचय से स्टार्ट करते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति। तो द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश के पश्चात क्या हुआ, विश्व राजनीति में एक नया दौर आरंभ हुआ। प्रत्येक युद्ध के बजाय अमेरिका सोवियत संघ के बीच गहरे वैचारिक, राजनीतिक और आर्थिक मतभेद के कारण अप्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति हो गई। शीत युद्ध क्या था, कोल्ड वॉर, यानी लड़ाई तो हुई पर बंदूक से नहीं हुई, बम से नहीं हुई, गोले से नहीं हुई, बल्कि किसकी हुई, विचारधाराओं की लड़ाई हुई, इसलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। मतलब लड़ाई तो चली पर विचारधाराओं की लड़ाई चली, बम गोले इन सब की लड़ाई नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है, ठंडा वॉर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हम शीत युद्ध के नाम से इसे जानते हैं। ये संघर्ष 1947 से लेकर 1991 तक चला था। ठीक है, कब तक चला था, 1947 से 1991 तक। इसमें दोनों महाशक्ति विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रभुत्व की ताकत का प्रदर्शन कर रही थी। ठीक है, एक तरफ देख सकते हो ये है अमेरिका, ये है
यूएसएसआर, ठीक है। ये दोनों आपस में भिड़े हुए थे विचारधाराओं के माध्यम से। अमेरिका पूंजीवाद का सपोर्ट कर रहा था और साम्यवाद के सपोर्ट वाले यहाँ थे यूएसएसआर में, ठीक है। तो इसमें चीन भी शामिल था यूएसएसआर में। वैचारिक मतभेद बढ़ गया, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद में शीत युद्ध का मूल आधारित था जो वो था वैचारिक मतभेद। मतलब इस लड़ाई का मूल कारण कोई ऐसा नहीं था, बस विचारधारा वाला कारण था कि एक विचारधारा दूसरी विचारधारा से लड़ रही थी, ठीक है। इसमें कोई वो बम गोला बारूद से नहीं हो रही थी, बस विचारधाराओं के सपोर्ट में लड़ रही थी। तो पूंजीवाद बनाम साम्यवाद एक दूसरे से लड़ रही थी। अमेरिका ने लोकतंत्र, व्यक्ति की स्वतंत्रता, बाजार अर्थव्यवस्था के आदर्शों को अपनाया था, जबकि सोवियत संघ ने साम्यवाद को अपनाया था, जो कि केंद्रीकृत योजना होती है, सरकारी नियंत्रण के सिद्धांत पर जोर देता है। तो इन विरोधी विचारधाराओं ने केवल आंतरिक राजनीति को प्रभावित नहीं किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी गहरी खाई पैदा कर दी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही यूएनओ में शामिल थे, ठीक है। अब अमेरिका, पूंजीवादी लोग क्या है, पूंजीवादी लोग लोकतंत्र को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, पर साम्यवादी लोग लोकतंत्र को नहीं सपोर्ट करते हैं। अब पूंजीवादी लोग व्यक्ति की स्वतंत्रता पे सपोर्ट करते हैं कि व्यक्ति जो करना चाहे वो कर सकता है, उस पर बाधित नहीं होना चाहिए। पर वही जो साम्यवाद लोग हैं वो कहते थे नहीं, केंद्र के शासन होगा, सत्ता का शासन होगा, किसी एक विचारधारा का शासन होगा। मतलब कंपनियों को भी सरकारी नियंत्रण के तहत चलाया जाता है साम्यवाद में। पूंजीवाद में ये होता है कि प्राइवेट कंपनी इन सबको भी खोलने का अधिकार होता है, ठीक है ना। तो राजनीतिक एवं सैन्य ध्रुवीकरण देखने को मिलता है, ठीक है। वैश्विक शक्ति संतुलन, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, अमेरिका, सोवियत संघ विश्व के दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में उभरा, क्योंकि यही दोनों बचे थे युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में। तो दोनों ने अपने अपने राजनीतिक आदर्शों को और सामरिक क्षमताओं के आधार पर अपने प्रभावी क्षेत्र का निर्माण किया, ठीक है। दोनों ने एक तरफ पूंजीवादी का करा और एक तरफ यूएसएसआर का। तो सैन्य गठबंधन हुए। अमेरिका ने क्या करा, नाटो बनाया, जिसमें पूंजीवादी सारे लोग शामिल थे, ठीक है। तो नाटो गठबंधन की स्थापना की गई, लोकतांत्रिक देशों को एक मंच पर लाया गया, ठीक है। तो नाटो एक मंच था जिसमें सारे लोकतांत्रिक देश जो कि पूंजीवाद को सपोर्ट करते थे वो नाटो की तरफ आए, जबकि सोवियत संघ ने वार्सा समझौता, वार्सा पैक्ट लाया। अब जितने भी साम्यवादी लोग थे वो वार्सा पैक्ट की तरफ गए, ठीक है। तो इसके तहत अपने समर्थक देशों को एक समूह बनाया गया। पूंजीवादी लोगों का समूह था नाटो, और जो साम्यवादी लोगों का समूह था वो था वार्सा, ठीक है, वार्सा पैक्ट। तो इन वार्सा संधि, ठीक है, तो इन संबंधों ने दोनों ध्रुव के बीच तनाव पैदा कर दिया, ठीक है, नाटो और वार्सा। तो आर्थिक और सामरिक दबाव पड़ा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में अमेरिका ने मार्शल योजना के माध्यम से क्या करा, उसने मार्शल योजना को अपनाया। मार्शल योजना के माध्यम से यूरोप में आर्थिक सहायता प्रदान की, किसने, अमेरिका ने, जिससे उसकी आर्थिक शक्ति पर प्रभाव पड़ा। वहीं सोवियत संघ ने अपने प्रभाव क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों को केंद्रीकृत अपनी नीतियों को मजबूत कर दिया। तो अमेरिका क्या कर रहा था, अब मार्शल योजना लागू करके अपने क्षतिपूर्त जो जगह थी जहाँ पे युद्ध से हानि हुई थी उसको सुधारने का कार्य कर रहा था। कह रहा था तुम्हें आजादी है, तुम अपने अपने तरीके से करो, ठीक है ना, मतलब प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं ये लोग, ठीक है। वही सोवियत संघ क्या कर रहा था, वो केंद्रीकृत कर रहा था, सरकार के कंट्रोल में उस एरिया को कर रहा था, ठीक है ना। तो आर्थिक क्या हो रही थी, होड़ चल रही थी, हथियारों की भी होड़ चल रही थी। परमाणु हथियार और आधुनिक सैन्य तकनीकों के विकास ने दोनों महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी थी। ये हथियार की होड़ केवल सुरक्षा की चिंताओं का कारण नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर तनाव और अविश्वास की स्थिति भी पैदा कर दी थी इसने, ठीक है। वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा इसका, वैश्विक प्रभाव ये पड़ा कि शीत युद्ध का इसमें लगभग हर क्षेत्र देखने को मिले, क्षेत्रीय संघर्ष और प्रॉक्सी वॉर हुआ, ठीक है। शीत युद्ध के दौरान कई देशों में प्रत्यक्ष टकराव की बजाय छोटे छोटे प्रॉक्सी वॉर लड़े गए। प्रॉक्सी वॉर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष तौर पे ना लड़के कोई और किसी और के बिहाफ पे लड़ता है। प्रॉक्सी क्या होता है, किसी और के बिहाफ पे कोई रहता है, ठीक है। तो जहां महाशक्तियों को अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी प्रतिस्पर्धा जारी रखती थी, ठीक है। राजनीतिक ध्रुवीकरण देखने को मिला, दुनिया में दो ध्रुव बढ़ गए, एक तरफ पूंजीवादी लोग, ठीक है, दूसरी तरफ साम्यवादी लोग, ठीक है। तो पूरा जो संस्कृति आदान प्रदान पे भी गहरा प्रभाव डाला, ठीक है, क्योंकि दो गुटों में बढ़ गए थे लोग। वैश्विक पुनर्गठन हुआ, शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप कई देशों में आंतरिक नीतियां, विकास योजनाएं, सुरक्षा उपाय प्रभावित हुए, ठीक है। अंतर 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, शीत युद्ध का भी कालखंड समाप्त हो गया और पूरी जो विश्व है उसमें एक नया युग की शुरुआत हो गई, जो आज हम देखते हैं। आज कोई मतलब एक ही महाशक्ति बची, अमेरिका, क्योंकि यूएसएसआर महाशक्ति जो थी वो हार गई, इसलिए आज भी हम कहते हैं ना सबसे बड़ी महाशक्ति दुनिया की अमेरिका है, तो अमेरिका ही बची, ठीक है। तो नॉर्मल हो गया फिर। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगी कि शीत युद्ध ने दशकों तक वैश्विक राजनीति के स्वरूप को प्रभावित किया, वैचारिक मतभेद को पैदा किया, राजनीतिक ध्रुवीकरण भी किया और आर्थिक प्रतिस्पर्धाएं भी बढ़ावा दिया, सैन्य दबाव बढ़ा। इन सभी कारकों ने क्या करा, मिलकर एक साथ वातावरण को जन्म दिया। किस वातावरण को, एक अलग शीत युद्ध के वातावरण को। अप्रत्यक्ष टकराव देखने को मिला, सामरिक संतुलन बना रहा। इस संघर्ष में यह सीख मिलती है कि वैश्विक सहयोग, संवाद और समझौते के मार्ग को अपनाकर ही
शांति स्थिरता को सुनिश्चित की जा सकती है, ताकि भविष्य में ऐसे विभाजन और संघर्षों से बचा जा सके। तो शीत युद्ध हमें देखने को मिलता है कि इसमें कोई हथियार से लड़ाई नहीं हुई, इसमें सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई हुई थी। तो कह सकते हो कि जो यूएन बनाई गई थी, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र, तो उस एक तरफ से वो सफल रही थी क्योंकि लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है। तो आपका जो हिस्ट्री ऑफ यूरोप है, पूरा सिलेबस ही आपका आज होता है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। तो सारी यूनिट मैंने और करा चुकी, ठीक है। तो आप इस वीडियो को दो दो बार हर वीडियो को देखिएगा, और एग्जाम के टाइम पे बस एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं लाऊंगी वो देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में फुल नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, इतना मतलब बस आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, नोट्स को। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।